अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। कल 77 सफ़ात पर मुश्तमिल हमने देखा साइफर केस का फैसला आया, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब को मुल्ज़िम भी करार दिया गया और ये भी बताया गया कि किस तरह से उन्होंने झूठी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए एक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी किया। और आज तोशा खाना केस का जो फैसला था 44 सफ़ात पर मुश्तमिल, वो भी आ गया और उसमें यह भी पता चल गया कि किस तरह से तोशा खाना से तहाइफ हासिल किए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को तमाम ममालिक से जो तहाइफ मिले थे वो 108 थे, और जिसमें सऊदी वली अहद की जानिब से ग्राफ ज्वेलरी सेट भी दिया गया था और उसकी मालियत जो है वो अच्छी खासी बताई जा रही है कि अरबों रुपए की मालियत का वो सेट लाखों रुपए में ख़रीदा गया। और जो वहाँ पर मौजूद थे, जो गवाह के तौर पे पेश हुए, उनका ये मौक़िफ़ था कि जी उस वक्त उन्हें प्रेशराइज़ करके इसकी कीमत लगवाई गई थी। अब तक की जो तमाम तर सिचुएशन थी, सादिक और अमीन के हवाले से बातें की जा रही थी, तोशा खाना के जो तहाइफ और उनकी जो डिटेल और उनका जो फैसला सामने आया है, इसके बाद कई सवाल जन्म ले रहे हैं। बुशरा बीबी के हवाले से जब वो खुद पेश हो जाती हैं, सज़ा सामने आती है कि जी दोनों को जो है वो 14-14 साल जो है वो कैद की सज़ा दी जाएगी। वो जाती भी हैं, लेकिन फिर उन्हें बनी काला शिफ्ट कर दिया जाता है, उन्हें कैद नहीं किया जाता। इस वक्त मरियम नवाज़ हों या दीगर तमाम लोग हों, वो ये सवाल उठाते हुए नज़र आते हैं कि अगर दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जेल में कैद हो सकती हैं, तो बुशरा बीबी को आखिर कोई डील के तहत बनी काला शिफ्ट किया गया है? इससे पहले भी कई इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, कुछ खबरें आ रही थी कि वो कुछ मुलाकातें भी कर रही हैं, कुछ डील्स भी की जा रही हैं। अब इनका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? और बिलखसूस इमरान खान साहब जो बात करते थे करप्शन के हवाले से या इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से, क्या उनकी इंतखाबी मुहिम इससे असरअंदाज हो सकती है, नहीं हो सकती? पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, नौशाद अली साहब। अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज क्या राय रखते हैं इस हवाले से। आज़म चौधरी साहब, तफसीली फैसला आ गया, सज़ाएँ भी सुनाई जा चुकी हुई हैं, साइफर केस हो या तोशा खाना केस हो, और तोशा खाना केस की डिटेल काफ़ी बड़ी है, जिसमें मालियत जो है वो काफ़ी जो बड़ी सामने आ रही है कि अरबों रुपए की मालियत की वो ज्वेलरी थी और कुछ लाखों रुपए में वो ख़रीदी गई है। बुशरा बीबी काफ़ी ज़्यादा ख़बरों की ज़ीनत रही हैं फरागोगी के साथ, तो इस केस को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ैज़ा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अदालती जो एक फ़ैसला आया था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आया था जी। उनको 109 दफ़ा 109 जो मुआवनत जिसको कहा जाता है, उस केस के अंदर फांसी की सज़ा दी गई थी, और आज अदलिया खुद उसको डिक्लेयर कर रही है जी। अदालती कत्ल। आज देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस लगा हुआ है और पाकिस्तान का सबसे मुतनाज़ केस है। दूसरा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे जो ख़तरनाक मुकदमा एक दर्ज किया गया था, जो एक केस बनाया गया था, वो मियाँ नवाज शरीफ पे बनाया गया था, त्यारा हाईजैकिंग केस। जी। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस से ज़्यादा संगीन केस था। क्या नतीजा निकला उस केस का? आज फिर मियाँ नवाज शरीफ पे और भी मुकदमात बने, सज़ाएँ भी हुई उसमें, एवनफील्ड फ्लैट्स, उसमें उनकी मिलों के हवाले से ये वो बड़ा कुछ। आज ये फिर फैसले किए जा रहे हैं। ये भी देखना आप, ये पानी के बुलबुले साबित हो रहे हैं ये फैसले। अच्छा। ये और जितनी उजलत के अंदर और जितने इसमें फैसलों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉ रख के जिस तरह फैसले किए गए हैं, उससे नज़र आ रहा है कि ये जब सिर्फ इलेक्शन गुजारने, इलेक्शन के बाद जब ये फैसले हायर कोर्ट्स में जाने हैं, तो वहाँ पे जाके बबल की तरह ये फैसले ख़त्म हो जाएंगे। अब आ जाए तोशा खाना पे। अगर आपने तोशा खाना के ऊपर करनी है पाकिस्तान को, ये जो कुछ आज तक पाकिस्तान में हुआ वो अवाम के सामने लेके आना, तो फिर शुरू हो जाए माजी से जी। फिर शुरू हो जाए पिछले 75 साल से, 75 नहीं तो कम से कम पिछले 40 साल तो चेक कर ले कि तोशा खाना के साथ क्या कुछ हुआ है, कौन कौन कहाँ से कहाँ क्या क्या कुछ लेके गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ के दौर के अंदर कौन कौन सी ज्वेलरी गई है, कौन कौन सी गाड़ियाँ गई हैं। आसफ अली जरदारी के दौर में कौन कौन सी गाड़ियाँ गई हैं, क्या क्या कुछ गया है। यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्या कुछ लेके गए थे। अगर आपने तोशा खाना पे करना पूरा खोले, फिर ये जो है ना, एक साइड पे तो आप जो है वो केस खोल रहे हैं, दूसरे लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, इस तरह काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि जिस तरह उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे, जो चाहे वो रेंटल पावर्स के हों, चाहे एवन फील्ड के हों, चाहे इस किस्म के जितने, जिस तरह वो ख़त्म हो गए आनन फानन, ये भी उसी तरह ख़त्म हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है बुनियादी तौर पर, और मैं समझता हूँ कि इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अब कोई फ़ायदा नहीं है।
ठीक। अब ये वाले जो फैसले, पहले शायद हमें फैसलों का इतनी जल्दी वो इदराक नहीं होता था, हमें नहीं पता चलता था कि क्या अदालत के अंदर फैसला हुआ। अब इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत तेज है जी। अब उधर वो समात हो रही होती है, उधर आप देखें अब तो Points share हो रहे होते हैं अब तो मीडिया खैर पे। ऑनलाइन वो Exactly. सारी पूरे पाकिस्तान ने देखी समात। अब उधर समात हो रही होती है, उधर लोग बैठ के ज्यूम कर लेते हैं कि इसका क्या फैसला आने वाला है। एग्जैक्टली। आपको याद होगा कि जिस तरह नजम सेठी साहब ने एक अपना इजहार किया था कि ये सजा हो सकती है, उन्होंने तो खैर सजा मौत या उम्र कैद का कहा, लेकिन सजा हो गई। मकसद उनका यही बताने का था कि सजा हो सकती है। लोग इस तरह पहले ही बैठ के उनको समझ आ जाती है ये किस तरफ जा रहा है। अब एक जज साहब जो सफाई के वकील हैं उनको मौका नहीं फराहम कर रहे, और जो आपकी इंतजामिया या जेल के जो हुकाम है वो वकला को अंदर एंटर नहीं होने दे रहे। इमरान खान कहते हैं जी कि मैं तो अपना बयान देने के लिए आया था, जज साहब कहते हैं कि जी ये आप फैसला ले लें। ये फैसले जो है ना, ये आप देखिएगा इनका कुछ नहीं बनना, ये केसेस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग साबित होने हैं। निशाद अली साहब, बाकायदा राइट हासिल होता है जब आपके खिलाफ कोई केस चल रहा होता है, आपको बाकायदा सुनने का भी मौका दिया जाता है, दलाइल भी होते हैं, आप अपनी सफाई भी पेश करते हैं। दोनों केसेस के अंदर इतनी जल्दी फैसले करना और उसके बाद इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर और तमाम जगहों के ऊपर ये बहस की जा रही है कि आखिर इतनी क्या जल्दी थी, और ये तोशा खाना केस हो, बल्कि वो तो खुद कह रहे थे कि मैं आपको मजीद इसमें सबूत भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इन केसेस के फैसलों को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं केसों को या मेरी इन फैसलों पर क्या राय है इस पर मैं बाद में बात कर लेता हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें बात करने से पहले उनके तफसीली फ़ैसले पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम उन तफसीली फ़ैसलों को पढ़ लें, हम उनके फ़ैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं या उनको उन पर अपनी हिमायत का इजहार कर सकते हैं, लेकिन अगर फ़ैसले पढ़ लिए जाएँ तो आपको शायद ये सवाल पेश ना आती करने की। क्यों? क्योंकि इसलिए मज़े की दिलचस्प बात यह है कि यूजली मैंने जितने भी फ़ैसले मैंने आज तक पढ़े हैं उसके अंदर ये जो आपके सवालात हैं इनके जवाबात नॉर्मली नहीं होते, लेकिन जो ये दोनों फ़ैसले हैं इसके अंदर जज साहिबान ने ये जो गुफ्तगू आप कर रही हैं या बात कर रही हैं उनके जवाबात दिए हैं। पहली बात तो ये है कि आपका कहना ये है कि बहुत जल्दबाजी में थे, मेरा ख्याल है कुछ 16 माह एक केस को लगे, फिर उसमें से एक केस वो भी है जिसके ऊपर पहले फैसला हो चुका, फिर वो दोबारा रीट्रायल के लिए भेजा गया, फिर उसमें रीट्रायल हुआ। जब रीट्रायल होता है तो उसकी कुछ और मामलात होते हैं। सबसे बड़ी लॉजिक जो दोनों फैसलों के अंदर मुझे नज़र आई है जज साहिबान की तरफ से वो ये थी कि हमें हमारे साथ ताखीरी हरबे आजमाए जा रहे हैं। जब वो मौका दे रहे थे उस मौके पे डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे थे और कोशिश की जा रही थी कि इनके फैसले ना आ सकें। उसमें कभी वकील की दर्द हो जाती थी दांत में, कभी कोई मामला है, कभी किसी वजह से, कभी वकला चेंज करें। 3 दफ़ा वकला चेंज करने की कोशिश की जाने लगी। जब तीसरी दफ़ा की जज के सामने ये पेश किया गया कि नहीं वो ये वाला मामला नहीं, एक नए वकील साहब आएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं अब आप वकील नहीं देंगे क्योंकि आप जिरा करना नहीं चाहते। उनको ये फील हो रहा था जज साहब को, ये उन फैसलों के मुताबिक जो फैसले लिखे हैं वो पढ़े जा सकते हैं, उसमें जो भी बात की गई है वो किसी को पसंद है ना पसंद है, कोई उसके साथ एग्री करता है या डिसएग्री करता है, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। चॉइस साहब ने कहा कि फैसले जो हैं वो टर्न डाउन हो जाएंगे आला अदालतों में। ये आला अदालतें फैसले कर सकती हैं, इसीलिए आला अदालतें होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें कहीं पे कोई सुकम है तो वो यकीनन आला अदालतें जो हैं उनको एड्रेस कर लेंगी। अब मामला क्या है? मामला ये है, मुझे ये कहते हुए बड़ी अजीब सी बात लग रही है आज जब मैं इन फैसलों के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये इल्ज़ामात लगे किस पर हैं? ये इल्ज़ामात उन साहब पर लगे हैं जो हमें रियासत मदीना का दर्स देते थे, फिर वो करप्शन की बातें बहुत ज़्यादा करते थे। उन्होंने पूरे का पूरा 2018 का इंतखाब लड़ा था कि जी मैं करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ। आपको वो 90 दिन भी याद होंगे जिसका बड़ा शोर था कि 90 दिन में आके यहाँ पर ना सिर्फ करप्शन ख़त्म कर दी जाएगी बल्कि ऐसी दूध की नहरें बह रही होंगी कि आप भी उसमें नहा रही होंगी, चॉइस साहब भी नहा रहे होंगे। मैं तो शायद मुझे तो इजाज़त ना हो, लेकिन शायद चॉइस साहब को इजाज़त मिल जाती। लेकिन वो नहरें जो है वो ना खुदी ना बनी, ना वो दूध मिला, ना कुछ होगा, और जो कुछ उसके बाद हुआ वो अल्लाह की पनाह है, उससे पनाह ही मांगनी चाहिए। देखिए मामला है क्या? मामला ये है कि तोशा खाना पूरे का पूरा खुलना चाहिए, जरूर खुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में कोई ऐसी दो राय नहीं है। मैं चॉइस साहब से इस बात पे एग्री करता हूँ कि सारों के खुलने चाहिए, किसी ने भी फायदा लिया। हो सकता है कि शायद आपको अरबों के मामलात ना मिलें। मतलब आप अंदाजा कीजिए
कि 3.25 अरब रुपए की चीज वो शख्स जो ये कहता था कि मैं रियासत मदीना बनाई हुई है मैंने और मैं उस रियासत मदीना का हुक्मरान हूं, वो और उनकी जोजा मोहतरमा जो हैं वो 3.25 अरब रुपए मालियत की चीज को 90 लाख रुपए देकर और फिर अवाम के सिर पे एहसान किया था। वतीरा ही ये था बेवकूफ बनाना, अवाम के सिर एहसान डाल दिया जी मैंने 50% कर दिया, अब 50% कीमत अदा करेंगे। तो जितनी कीमत कम अदा की गई थी वही जुर्माने की सूरत में सामने आ गई है, जो कम लिया गया था। 90 लाख रुपए में दे के आप घर ले गए। अब वो घर ले जा सकते थे, नहीं ले जा सकते थे। उनसे पहले वाले जो है वो BMW ले गए, वो केसेस मौजूद हैं, वो केसेस दर्ज हैं, वो मुकदमात मौजूद हैं, उनमें सजाएं दी जा सकती हैं, जरूर दें। उसके अलावा भी अगर किसी ने कोई 1 रुपए की चीज भी तोशाखाना से ली है तो वो जरूर उससे रिकवर की जानी चाहिए। कोई इसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। मैं उसमें यह भी नहीं कहूंगा कि सिर्फ सियासतदान, तमाम वो लोग जो तोशाखाना का जिन्होंने फायदा उठाया या जिन्होंने माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला था, उन सबसे वो रिकवर करवाने चाहिए। और मैं तो जाती तौर पर समझता हूँ बेहतर ये है कि ये इस बहस से हमें निकल जाना चाहिए। तोशाखाना के जो मामला है वो ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि ये रियासत को गिफ्ट दिया जाता है। रियासत की अवाम शायद इनकी मेरी नज़र में मालिक है। मेरे हिसाब से इसका एक म्यूजियम बना देना चाहिए। इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि जनाब कोई खरीद सकता, ये इसकी इजाजत ही नहीं दी जानी चाहिए। ये आपकी ना बड़ी मकबूल तजवीज़ है कि ये चीज़ें जो है ना ये जानी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी जो गुफ्तगू है उसमें से एक पॉइंट पे आपको ज़रूर बात करना चाहूँगा। आपने नवाज शरीफ के केसेस और इन केसेस को अगर हम मुआवजा करते हैं, करप्शन की बात की ना, मुआवजा करते हैं, मैंने तोशाखाना की नहीं तोशाखाना बात कर आप तोशाखाना पे बात की है ना कि इन केसेस तो मैं भी आपको 100 केसेस बने हैं तो उसकी तो बड़ी तरफ चली जाएगी। तोशाखाना पे बात कोई क्लीन चिट नहीं दे सकता, वो ईमानदार है, वो बेईमान है, ये मैं नहीं दे सकते, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो दुनियादारी के लिहाज से जो हमने देखा, मियां नवाज शरीफ तो आज तक अपने जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी रसीदें नहीं दे सके। आप साबित नहीं कर सके, ठीक है, रसीदें नहीं दे पाए। और दूसरी दे पाए हो। दूसरी बात ये है, नहीं आपके दूसरी बात यह है कि कतरी खत आते हैं, कतरी खत आते हैं। आपने कतरी खत पे सजाएं दी थी, कैलबरी फॉन्ट्स आते हैं, कैलबरी फॉन्ट पे ही आपने सजाएं दी थी जो और वो उन सजाओं का क्या बना? आप आज ये इल्जाम आयद नहीं कर सकते क्योंकि यही तो बात अपने अदालती निजाम ने, उन्होंने जाके मुंबई की अदालत से अपनी क्लीन चिट नहीं ली है। मैं यही कह रहा हूं कि उन सजाओं का क्या बना है? जब वो बात तो सुन ले, मैंने तो ये नहीं कहा कि ये सजाएं खत्म नहीं हो सकती। वो प्योर करप्शन के केसेस से, इस पे आप तोशाखाना के अलावा क्या करप्शन आप साबित कर पाए? बाकी मैं नहीं कहता कि मैं उसको क्लीन चिट दे रहा हूं, मैं नहीं दे सकता। बात सिर्फ समझने की ये है कि मैंने तो ये कहा ही नहीं कि केसेस खत्म हो सकते हैं। यानी मैंने तो कहा आला अदालतों में जाएंगे, अगर कोई सुकम मौजूद है तो वो निकल आएगा। भाई आला अदालतें इसी मकसद के लिए हैं। अगर ट्रायल कोर्ट में कमी बेशी रह जाए तो आला अदालतों में जाके खत्म हो जाते हैं। हमने नवाज शरीफ साहब के या मरियम नवाज के या दूसरे केसेस में भी यही देखा है कि वो अगर उसमें सुकम था तो फिर वो एड्रेस हो गया। हमने तो नैब को जो जिस तरह से नैब ने प्रोसीड किया है वो मेरे लिए भी शर्मिंदगी का बायस है। या आप कह लें कि मेरे लिए नैब ने काम प्रोसीड किया है। नैब तो ऐसे था जैसे उनका अपना वकील सफाई हो, तो नैब तो खामोश तमाशा। अगर फर्ज करें कि ये इसी मेरिट के ऊपर आगे जाके भी मामला तय होने तो फिर ये भी केसेस वैसे ही डील हो जाएंगे। मैं तो इस पे बहस नहीं कर रहा, मैं तो उस मॉरल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं जो मॉरल स्टैंडर्ड इमरान खान साहब ने इस कौम को दिया था। वो हाई मॉरल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। फर्ज कर ले कि अगर हाई मॉरल, ये मोरालिटी की बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त कानूनी बहस नहीं कर रहा। मोरालिटी ये थी कि उनको ये नहीं लेने चाहिए थे 20%, 30%, 50%। खैर उन्होंने लिए, ये उनका फैसला। आज वो उसकी जो भी मामला था उसको भुगत भी रहे। बट मैंने जो बात की थी कि हमें ये वंस फॉर एवर ये मामला सेटल कर लेना चाहिए। इसको एक म्यूजियम बनाएं जिसके अंदर किसी को इजाजत नहीं होनी, जिसको जो रियासत किसी ने दिया है वो उसके नाम के साथ वहां लिखा हुआ हो, पता हो कि ये चीज फलाने ने भेजी है फलां जगह के लिए। अल्लाह खैर चला, इससे ज्यादा हमें इसका मसला सेटल हो। ये अजीब वो है, दुनिया में कहीं पे भी तोशाई खाने के अंदर इस तरह से चीजें नहीं ली जाती जिस तरह हम लोग ले लेते हैं। कोई बेडशीट ना लेकर जाए, कोई पाइनएप्पल ना लेकर जाए। आजम साहब अजीब अजीब किस्म की बात है। टूथब्रश लेके वो ये लेके वो लेके, शर्मिंदगी है, यकीन करें। अच्छा आजम साहब, इस सवाल एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ेर गर्दिश और पूछा भी जा रहा है कि बुशरा बीबी को आखिर जेल में क्यों नहीं रखा गया, बनी गाला क्यों शिफ्ट किया गया है और बाकी तहरीक इंसाफ की ख़वातीन तो जेल में हैं। देखें, पहले तो बुशरा बीबी से पहले तो मैं जो ख़वातीन के साथ पाकिस्तान में रवा रखा जा रहा है मैं उस पर बात करूँगा। जी ज़रूर। हम सियासत के अंदर इतने अंधे हो गए हैं, हम एक शख्स को सिर्फ फंसाने के लिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे ये इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, हम नहीं देखते कि उसका घर महफूज है, उसकी ख़वातीन महफूज है, उसके बच्चे महफूज है। और बिलखसूस इस दौर के अंदर जिस तरह
हमने चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया, जिस तरह ख़वातीन को हमने रोंदा, जिस तरह बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया, ये पाकिस्तान का एक स्याह तरीन बाब है हिस्ट्री का, जो याद रखा जाएगा। अब आ जाते हैं बुशरा बीबी के ऊपर। देखें, बुशरा बीबी उनको जब वहाँ लेके गए हैं बनी गाला, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या वो डील करके वहाँ पे गई हैं जी। या उनको खुद वहाँ पे लेके गए हैं। अभी तक ये मौमा हल नहीं हो रहा कि ये डील है या कोई और इसमें मामला है। अब जो समझ आने वाली बात है कि बुशरा बीबी तो खुद चली गई है वहाँ पे अडयाला जेल में गिरफ्तारी देने के लिए, और वो कह रही हैं कि मुझे किसी रेस्ट हाउस का कह के वहां से लेके गए हैं और बाद में बनी गाला पहुंच गए हैं। अब बनी गाला ले जाने का मुझे जो समझ आता है एक ही मकसद हो सकता है, एक ही मकसद ये हो सकता है कि अगर आप जेल के अंदर मुलाकात करते हैं या कोई डील करते हैं या गुफ्तगू करते हैं, वहां पे बहुत सारी आंखें देखने वाली होती हैं। आप किसी घर के अंदर करेंगे, शायद आपको उतनी आंखें ना देखें, आंखें तो फिर भी देखती हैं लेकिन शायद उतनी आंखें नहीं देखती। इसमें कोई बैद नहीं है, पहले की जाने से पहले की मुलाकात के बारे में बात आ रही है, आंखें देख रही हैं, कोई बैद नहीं है कि बुशरा बीबी की डील हुई हो। अच्छा। जैसे वो कह रही हैं कि मेरी मुलाकातें मेरे साथ हुई हैं, वो कह रही हैं, इसमें हम लोग इस पे बिल्कुल जो है ना वो नहीं कह सकते कि उसकी डील है या नहीं है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि बुशरा अगर खुद वहाँ पे बुशरा बीबी चली गई हैं अडयाला जेल में, तो आप उसके वहां पे बंद कर दें। अब ना वजीर दाखिला इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना वो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों कह रहे हैं कि हमने ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी, उनके वकला कह रहे हैं कि हमने उन्हें कहा ही नहीं है कि हमें बनी गाला में रखा जाए। हुकूमत की जानिब से भी कोई तस्लीम नहीं कर रहा और मुल्जमान जो है वो भी तस्लीम नहीं कर रहे। अब जो तीसरी पार्टी है वो पता नहीं कौन सी है जो बुशरा बीबी को वहां रखना चाहती थी। जी नौशाद साहब, क्या डील हुई है, कहानी क्या है? और जिस तरह से आजम चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि हर जगह आंखें भी बहुत होती हैं, कान भी ज़्यादा होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है इलेक्शन से पहले इस तरह के केसेस का सामने आना कितना मुतासिर होगा? देखिए, जो दीवारों के कानों वाली बात है, मुझे तो अब लगता है हवा में भी आंखें होती हैं और कान होते हैं। ये जो डील की बातें आप सुन ही रहे थे, काफ़ी दिनों से ये बात सुन रहे थे, और अब जो इतलात ऐसी भी हमने सुनी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब ये मामलात अडयाला जेल जाने से पहले भी कहीं मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही अडयाला जेल गई थी बुशरा बीबी। ये मुख्तलिफ तरह की इतलात हैं, बट मैं इस पर बेस नहीं करूँगा। मैं बेस इस बात पर करूँगा कि उन्होंने खुद आज ये बात कही कि जी मुझ तक पैगाम आ रहे हैं, मुझसे बात की जा रही थी और मैंने कहा कि आप मेरे से बात ना करें इमरान खान साहब। ये तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मीडिया से बात की है। अब मेरे 2-3 सवालात हैं। एक सवाल पहला ये है, मैं चौधरी साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि देखिए हमें सियासत के अंदर तौर तरीके, मुझे मैं बार बार कोट करता हूँ, वो कैप्टन सफदर साहब थे ना, वो गुजर रहे थे, एक बच्चे ने पीटीआई का झंडा, एक नहीं 2 झंडे उसने इकट्ठे करके पकड़े हुए थे, मानसेरा की वीडियो हाँ, उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा, प्यार किया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा एक जेस्चर है। ये है कल्चर सियासत का जो होना चाहिए, रिवायात इस तरह से परवान चढ़ानी चाहिए हमें। सो उसकी सबने तारीफ की, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की या किसी और ने नहीं की, सबने तारीफ की। और मुझे खुशी हुई कि सोशल मीडिया पे मैंने उस पर बहुत ज्यादा लोगों का, जैसे कहते हैं ना, लोगों ने अप्रिशिएट किया उस बात को, बियॉन्ड दैट के कैप्टन सफदर कौन है या किस सियासी जमात से। उसका अगला एपिसोड आज देखने में मिला ना मुल्तान में। हाँ जी, गिलानी साहब कैंपेन में वो उनका मध्य मुकाबला उम्मीदवार है, तो गिलानी साहब ने वहां पे जब शपी डाली है। और ये जिस तरह मैंने उससे कहा था, उससे पहले हमने बात की थी, शेर अफजल मरवत जा रहे थे तो उन्होंने रुक के तो मुखालिफ उम्मीदवार के साथ मुलाकात की, एक दूसरे से बात की और अपने अपने रास्ते को लिए। ये एक्चुअली ये है सियासत, इससे ज्यादा आगे सियासत कोई सियासत नहीं रहती, उसको कोई जाती दुश्मनी नहीं बनाना। बहरहाल मकसद कहने का ये है कि ये बात दुरुस्त है चौधरी साहब की कि ये हर चीज़ का ना हदूद कयूद, हमें ख़ास तौर पे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमारे मज़हब ने हमें बहुत सी तालीमात दी हैं, हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी रिवायात थी जो हमारे सब कॉन्टिनेंट से भी हमें आई हैं। सो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इसको बर्बाद नहीं करना, अगरचे के हुए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन हम इसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। बाकी रही बात बुशरा बीबी की, देखिए मैं एक बात बताऊं, प्रिजनर को भी उसकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं रखा जा सकता। मरियम नवाज की दफा भी ये मामला था, मरियम नवाज ने इनकार किया था, उन्हें भी इससे हला रेस्ट हाउस की ऑफर की जा रही थी, उन्होंने इस पर इनकार कर दिया था। मेरा पॉइंट ये है कि बुशरा बीबी ने इनकार क्यों नहीं किया, एक बात। दूसरी जो प्रॉब्लम है जो इस सारे किस्से के अंदर आ रही है, देखें ऐसा नहीं है कि बुशरा बीबी शायद इतनी जैसे कह लें कि
सियासत को इतना नहीं समझती कि उन्हें इस बात का एहसास हो कि अगर कोई उनको उनकी मर्जी के बगैर भी, फर्ज कर लेते हैं, इस चीज को मैं सपोज करता हूं फॉर द टाइम बिंग, कि उनको बनी गाला ले जाएंगे तो इसके पॉलिटिक्स पे क्या इसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि लोग ये पीटीआई ने भी सवाल किया है, पीटीआई के कारकुन भी मैंने देखा कि सवाल कर रहे हैं कि जनाब ये जो सनम जावेद हैं या आलिया हमजा हैं या दूसरी तीसरी खवातीन हैं, उनका क्या कसूर है फिर वो जेलों में बंद है। मकसद ये हो हाँ, पार्टी के अंदर तफरीक पैदा करना हो सकता है पार्टी के अंदर। अब मेरा पॉइंट ये है कि बुशरा बीबी की इतनी समझ मौजूद है ना, वो एक वक्त में इमरान खान साहब को चलाती थी, वो इस मुल्क के अंदर हुकूमत चला रही थी, ये बातें तो उस पे है ना, वो इमरान खान साहब कहते थे मुझे टीवी से पता चला या मेरी बेगम साहबा ने मुझे बताया कि ये ऐसे हो रहा है। तो बात ये है कि उनकी समझ इतनी है कि उनको ये बात अगर फर्ज के उनकी मर्जी के बगैर, उन्हें इनकार करना चाहिए था, वो वहां ले गए थे, उन्हें कहना चाहिए था कि मैं यहां नहीं, प्रिजनर की मर्जी के बगैर आप नहीं रख सकते उसको, वहां वो इनकार करती। आज तो उन्होंने ये बात की है, और उन्होंने कहा जी कि अगर आप कहते हैं कि ये मुझे आप वहां डील के साथ तहत लेके गए तो मुझे जेल में बंद करें। हाँ ठीक बात है, लेकिन अगर मैंने डील की होगी तो नहीं, वो जेल में बंद भी नहीं हो रहे और डील वो वहां पे रह भी रही हैं और वो वापस भी नहीं जा रही, और ये सारी बातें थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार है। दूसरी बात ये कि डील करने की बात इसीलिए की गई है ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, तो चल रहा है तो ये मामला इस तरह से है। चलिए, अब तो ये वक्त ही बताएगा कि कहीं कोई डील चल रही है, इसकी भी कहानी क्या है, ये तो भी आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहाँ हम लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जहां बड़े केसेस के बड़े फैसले आ रहे हैं, अब कुछ बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया, इस वक्त उनके उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं। मगर इस वक्त सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो आयद किया जा रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात की जानिब से, वो यही है कि इलेक्शन कमीशन को जहां बर वक्त अपने काम करने चाहिए थे, वहां वो एक पार्टी की हैसियत से एक दूसरी जमात के अगेंस्ट खड़ा हुआ नजर आया, बल्कि जो काम उसे नहीं करना चाहिए था वो काम करते हुए इलेक्शन कमीशन नजर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, मज़ीद उनका ये भी कहना है कि जहां पर शफाफियत को यकीनी बनाना है, वहां पर हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम तर चीज़ों को और सियासी चीज़ों को और असर रसूख को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। निगरान हुकूमत के हवाले से भी बात की जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जहां खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने थे, वहां तो आइन और कानून की पासदारी नजर नहीं आई थी। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं और अपने एनालिस्ट से पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। आजम चौधरी साहब, इस वक्त अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि बतौर पार्टी इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट नज़र आया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज भी किया गया। फिर उसके बाद एक फ़ैसला ये था कि शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने मना कर दिया कि वो नहीं होगा क्योंकि ये इंटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, हमने सीधा जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। कैसे देखते हैं आप इसे? आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन पार्टी है? अब तो ये नविश्ता दीवार है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह ये सारा पूरा सिस्टम जो है ना तहस नहस किया है। आप देखें कि जब आइन के तहत आपने 2 सूबों के अंदर इंतखाबात करवाने थे, आपके पास कितने लेम एक्सक्यूजेस थे। उसके बाद नेशनल असम्बली के इंतखाबात करवाने थे, फिर आपके पास बड़े बहाने थे। अब जब कौमी इलेक्शन में बात आई है तो आप सिर्फ एक पार्टी को इंतखाबी अमल से दूर रखने के लिए कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल किए। उससे बल्ले का निशान छीन लिया, उसके बाद उसके उम्मीदवार जिनको कागजात तक जमा करवाने की इजाज़त नहीं थी, उनको मारा पीटा, उनके घरों में छापे, उनकी गिरफ्तारियाँ, वो नहीं नज़र आ रहा था इलेक्शन कमीशन को जी। और आज जब उन लोगों ने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस किया कि 5 तारीख को करवाना है, और उसमें इलेक्शन कमीशन के पास एक्चुअली दरख्वास्त एक और गई थी, वो पीटीआई की जो जमात के वाले सलमान अकरम राजा जो उनके उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि मेरा नाम पार्टी है, पार्टी के साथ मैं अटैच हूँ, मैं आज़ाद उम्मीदवार नहीं हूँ, मेरी पार्टी इनलिस्टेड है, उसके साथ मेरा नाम ना पार्टी का नाम लिखा जाए। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने, वो कहते हैं कि बल्ले का निशान जो टेक्निकल नॉकआउट था, मैं समझता हूँ कि आज टेक्निकल नॉकआउट था। अच्छा, उन्होंने आज उसका नाम उसमें शामिल नहीं होने दिया पार्टी का जी। और उस पर इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान ने उसमें फुल बहस की और उन्होंने हर मुमकिन तरीके से इस चीज़ को इंश्योर किया कि किसी तरीके से पीटीआई का नाम ना आ जाए ठीक। और आप देखें कि इलेक्शन कमीशन का काम था फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो आप पूरा उसका अमल देखें, आपको नज़र आ रहा है कि शायद वो सिर्फ एक जमात को इलेक्शन जितवाने के लिए तमाम तगदो कर रहा है, तमाम तर जतन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को ये नज़र नहीं आ रहा था कि घरों के ऊपर चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है,
खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है, खवातीन गिरफ्तार हैं और उनको बार बार मुकदमात में से वो रिहाई होती है, बार बार गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को ये नज़र नहीं आता था कि जो यहाँ पे कानून की और बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी वो इलेक्शन कमीशन नहीं देख रहा था? ये भी इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी में आता है कि जो उम्मीदवार हैं उनके साथ इंतज़ामिया किस तरह का रवैया कर रही है, क्योंकि जो निगरान हुकूमतें हैं वो बुनियादी तौर पर जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए वो इलेक्शन कमीशन के ताबे आ जाती हैं या इलेक्शन कमीशन की कोऑर्डिनेशन में आ जाती है। उनकी जिम्मेदारी है कि जो उम्मीदवार हैं उन्हें कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करें। लेकिन यहाँ पर तो पूरा निज़ाम ही एक तरफा होकर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको किसी और तरफ लेके जा रहा है। और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं अब आने वाले टाइम में देखें, उनको पार्टी का नाम इसलिए नहीं इस्तेमाल करने दिया जा रहा ताकि अगर इनके लोग जीत जाते हैं तो कल को ये रिजर्व सीटें ना क्लेम कर ले, इसलिए पार्टी का नाम नहीं होगा। और 5 तारीख को जब उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अपना अनाउंसमेंट की तो आज मैं रऊफ हसन साहब की गुफ्तगू सुन रहा था जो उनके तर्जुमान है पीटीआई के। वो कहते हैं कि हमने अपना इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट में जब एक मीटिंग के लिए तमाम लोगों को कॉल किया तो पुलिस ने चारों तरफ से हमारा वो पूरा इलाका घेर लिया था और पुलिस का ये प्लान था कि जितने पीटीआई के लोग यहाँ पे आएंगे हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। और 5 तारीख को जिस दिन इनके इंतखाब होना था वो कहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि उस दिन भी यही करना था कि हमारे वो उम्मीदवार, वो कारकुन जो इस वक्त एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंतखाबात के अंदर, पुलिस उन सबको गिरफ्तार करना चाह रही थी। इसलिए इमरान खान ने इसको मुलतवी कर दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, ताकि हम इंतखाबात के बाद ये करवा लेंगे। निशात अली साहब, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन यही होती है कि एक पार्टी के लिए आप ग्राउंड इतना तंग कर दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के रवैये को आप किस तरह देखते हैं? और आजम चौधरी साहब ने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया है कि किस तरह से छापे डाले जा रहे हैं, फिर तशद्दुद किया जा रहा है, ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी ने उन पर ग्राउंड तंग नहीं किया, उन्होंने अपने ऊपर अपनी ग्राउंड खुद तंग की है। ये बात मैं नहीं कह रहा ना, ये आप सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे वाजे है। आप यहाँ बैठ के जितनी मर्जी तकरीरें करते रहे, मैंने बारहा ये बात कही, बड़ी बातें, बड़ी कहानियां हमने सुनी जनाब के ये कागजात छीन लिए, ये हो गया, वो हो गया। पता लगा आखिर में सबसे ज़्यादा उसी सियासी जमात ने हर सीट के ऊपर जो अपने उम्मीदवारों के और एक से ज़ायद कागजात जमा कराए हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये सारी गुफ्तगू जो है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ग्राउंड पे इस तरह की कोई रियलिटी नज़र नहीं आती। बात यह है, देखिए, और मैं तो बार बार ये कहता हूँ, ये आप देखिए ना, 1.25 साल का सब्र नहीं हुआ। ये बहुत सियासी विजन की बात है, बड़ी जमात है जी, पता नहीं क्या है और ये है, और पता नहीं हम जो है वो इंडिया वाले वोट डालते हैं, हमें अमेरिका वाले भी हमें वोट डालने आएंगे, पता नहीं हम यहाँ पे ना पूरी दुनिया इकट्ठी होकर आ जाएगी, इतनी बड़ी मकबूल जमात है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया की हद तक है। भाई, पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसी ने यहां पर जिसको कहते हैं ना, जिसको जुल्म कहते हैं, उससे ज्यादा नहीं सहा। इनका तो अशर शीर भी नहीं हुआ अभी। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर शोर डाला जाएगा, पता नहीं क्या क्यामत आ गई, कुछ नहीं है। हाँ, 9 मई के जो मामलात के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ सलूक जरा मुख्तलिफ है, उसके अलावा कहीं कोई सलूक नहीं हो रहा। ये सारा बाकी प्रोपेगेंडा है। क्यों? क्योंकि पता था कि तंजीम बिखर चुकी है, लोग जो है वो छोड़ छाड़ के चले गए हैं, मामलात उनके कंट्रोल में नहीं है। बाकी सारी ये ड्रामेबाजी, जिस तरह वो मैंने बात की थी ना, वो जो डिलेइंग टैक्टिक्स, उसी तरह ये सारी प्रिजम्पशन पे बेस करके ये सारी जम्पशन बनाते हैं और शोर डालते हैं कि जनाब हमसे बड़ा नहीं, पता लगा पाकिस्तान में 8 करोड़ वोटर है, इनको 80 करोड़ वोट पड़ जाना, इतनी बड़ी जमात है ये कि वो इधर उधर से भी वोट पड़ जाना। ये सारा जो प्रोपेगेंडा, ये सारी प्रोपेगेंडा मशीन है। ग्राउंड रियलिटीज ऐसे होती ही नहीं है। अच्छा, वैसे ये बड़ी मासूमियत है आपको नहीं पता कि लोगों के ऊपर कितना जुल्म सितम हुआ है। अच्छा, आपको पता है 250 के करीब तो हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर पुलिस ने उनको जियो फेंसिंग में शामिल कर लिया और तकरीबन 8 से 10 जर्नलिस्ट हमारे गिरफ्तार कर लिए। और आप कह रहे हैं कि हुआ ही कुछ नहीं है। मैंने जो बात आम बंदे का सोचे क्या हुआ है। 9 मई मैं आप बताने लगा ना, यही बात कर रहा था। अब वो एक जमात थी जिसको जब 1996 के अंदर गई, 2008 में दोबारा उसको हुकूमत मिली। एक जमात थी 97 में गई, फिर 2013 में मिली, फिर 2017 से फारग हुई, 2024 में मिली। हाँ साहब, इतने बेसब्रे थे, 19 माह उनसे या 16 माह 17 माह इंतजार नहीं हुआ कि भाई उसके बाद इंतखाबात होंगे, वो करेंगे नहीं। वो गवारा कर लिया अपने हाथ से। जो है ना, वो जॉन एलिया का वो एक शेर है कि मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल खुद नहीं। जी। तो ये वो हाल है।
यहाँ पे पता नहीं ये क्या मिजाज है, क्या तरीका। मैं अभी थोड़ी देर पहले हमने बड़ी चॉइस, हमने बड़ी उसकी वो कहते हैं मेरी बात से बात मिलाई थी और कहा था हाँ ये बात दुरुस्त है, हमें सियासी रिवायात कायम करनी थी, हमने चीज़ों को ठीक करना है, हमने मामलात को आगे बढ़ाना है। अगर हम प्रोपेगेंडा का विक्टिम बने रहेंगे, प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, झूठ सच को मिला के ट्विस्ट करते रहेंगे, जुल्म को तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जुल्म को जुल्म नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यहाँ बैठ के तकरीरें, सोशल मीडिया के ऊपर बॉट्स लगा के जनाब धड़ाधड़ गुफ्तगू, और वहां जब सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो फिर ये एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर देते हैं, वकीलों की जुबान गुंग हो जाती है, वहां जाके फैक्ट्स पेश नहीं किए जाते। क्या इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी आई बात कि जी यहाँ पे लोगों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है? जब रिपोर्ट मंगाई तो ये कुछ भी नहीं। जो 2-4 मामलात अगर फर्ज करें इलेक्शन कमीशन के साथ, मैंने बार बार कहा, कितने लोगों ने दरखास्तें दी, कितनों ने बात की, आप डेटा फैक्ट्स जो है वो सामने रख दें कि जी इलेक्शन कमीशन में पंजाब में फर्ज कर लें, ये कहते हैं पंजाब में सारा कुछ हो रहा है, पंजाब में 10,000 लोग दरखास्तें दी हैं उन्होंने कि हमारे साथ ये हो रहा है, 1,000 ने दी हैं, 100 ने दी हैं, 10 बंदों ने दी हैं। आप डेटा पेश करें, फिर हम उस पर बात करें। गली बाती मामलात के अंदर यहाँ बैठ के कहानियां लड़ के माजी में जो गलत हुआ वो गलत था, आज जो गलत हो रहा है वो ठीक है। बात ये नहीं है सर, आज वो गलत हो रहा है वो सब ठीक है। कोई भी जो जुल्म हो रहा है, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है वो ठीक है। 9 मई की आड़ लेके 9 मई की बात बीच में डाल के इसको सारा 9 मई में शामिल करें, नहीं तो बाकी तो आप 9 मई में शामिल ना करें, तो बाकी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, 9 मई से पहले तो उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहे, 9 मई से पहले तो सर आप जिस सियासी जमात को डिफेंड करते हैं उसकी हालत ये है कि उन्होंने सनम जावेद को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। तो फिर क्या हुआ? ये पार्टियों का अंदाजा देखें आप, क्यों पार्टियों का अंदाजा नहीं है सर, हालत ये है। आपने अपने तलाल को भी टिकट नहीं दिया, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आलम ये है, इनसिक्योरिटी का आलम ये है। नहीं, आपने अपने तलाल को भी टिकट नहीं दिया, ये कौन सी बड़ी बात है? ना बन जाए, अंदर की जो लड़ाइयां हैं वो इस हद तक बड़ी हैं कि बासी को टिकट नहीं दिया, ये जो इलेक्शन की गुफ्तगू है ना, इलेक्शन इसलिए नहीं कराया गया कि आज तक पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होता है उसके अंदर फटे पड़ जाते हैं। ये अभी इंट्रा पार्टी अगर सही वाला इंट्रा पार्टी के लिए कर दिया तो अभी वो बात कर रहे थे बैठ के अकबर बाबर साहब, तो इनके लिए वही मसला था, अकबर बाबर ने आ जाना था और इनकी जो है ना वो पार्टी सबसे अच्छा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती है मुस्लिम लीग नून। भाई अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कागज के ऊपर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया जाता है। अच्छा, वो आइन इलेक्शन वो आइन इलेक्शन कमीशन को नजर आता है, वो आइन इलेक्शन को नजर आता है, जहां पे प्रैक्टिकल इंतखाबात होते हैं वो इलेक्शन कमीशन को नजर आता है। इलेक्शन कमीशन किसी के पार्टी के आइन बनाने या उसको छेड़ने के हक में नहीं है, ना वो करता है। आपके आइन के मुताबिक आप नहीं कर सकते। सिलेक्शन पे मुझे नहीं पता सिलेक्शन राजी है भाई, आप मुझे बता दें नून का पहला और आखिरी इलेक्शन अगर इंट्रा पार्टी अगर आपने देखा है तो मुझे बता दें, बात कोई एक बता दें। नहीं है उनके आइन में ये इलेक्शन का तरीकेकार वही है जो वो करके दे देते हैं। सिलेक्शन भाई आप उसको जो मर्जी कहते रहे, नहीं अगर सिलेक्शन है उनके आइन के अंदर तो फिर कौन सी डेमोक्रेसी है? ये जो हाई मॉरल ग्राउंड थी ना, ये जो लोगों को सबक पढ़ाए गए थे, ये कहानियां बनाई गई थी, आरटीएस और आरएमएस पे ये उसी कहानियों का नतीजा जो भुगत रहे हैं। ये कहानियां थी, हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, हम वो चीज कर देंगे, हमारी जैसी जमहूरियत कहीं नहीं होगी। तो हालत है कि सनम जावेद को टिकट देने कोई बात नहीं, जमहूरियत अगर एक पार्टी कहती है कि हम इंट्रा पार्टी कराएंगे, अगर उसने गलत किया है या उसकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हुए तो क्या इंट्रा पार्टी नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, तमाम जमातों में होने चाहिए। जमहूरियत घर से शुरू कर रही है जमातें। मेरी किस बात से आपने कहा कि किसी सियासी जमात को नहीं? नहीं, आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के आइन में सिलेक्शन है, आपने जो बताया है वो सिलेक्शन है। ये वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो तरीकाकार जो आप बता रहे हैं वो सिलेक्शन वाला है ना। आइन ये कहता है ड्राइंग रूम में बैठ के आप लिस्ट बना ले तो आपके प्रेस क्लब का एक आइन है, आप उसके अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हैं, कोर्ट के अंदर जब बात होगी तो आपके प्रेस क्लब के आइन के मुताबिक उस चीज को देखा जाएगा कि प्रोसेस आपने हमें इलेक्शन कराया। देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो रूल्स है वो इलेक्शन कमीशन देता है, वो पार्टी खुद रूल्स नहीं देती, रूल्स वो देते हैं। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। जब मैं ये कहता हूं मैं एक पार्टी हूं, मेरा ये मैंने लिख दिया एक आइन है, ये इस आइन के तहत मैं अपनी पार्टी चलाऊंगा। जब वो आइन जब सबमिट करा देते हैं, अब उसके अंदर एक सेक्शन है उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, जो तरीकेकार प्रोसीजर उन्होंने वहां लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने देखना है कि उसके मुताबिक इलेक्शन हुए कि नहीं हुए। दूसरी बात आपको एक बात बताऊं, आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो जमात थी जिसने नए जो ये इलेक्शन एक्ट आया था उसके अंदर तहरीके इंसाफ ने ये शामिल कराया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखने की
जो इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास होने चाहिए, ये पीटीआई ने शामिल करना, बाकी जमातें ये नहीं चाहती थी। मैं आजम साहब मकसद आपसे सिर्फ एक सवाल सुनने का पूछना ये है। चाहूंगी। बाकी जमातें क्यों हिडन रखना चाहती ओ हैं? यार चाहती ही नहीं ओपन होना चाहती, ये उनका चाहिए, मसला है। ओपन होना चाहिए हर आप चीज। ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, हर पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने अच्छे चाहिए। तरीके से होने चाहिए, ठीक है लेकिन निशात साहब, मुझे आजम साहब आप की तरफ बढ़ना गलती है। खुद करके किसी दूसरे पे नहीं डाल सकते। आजम चौधरी साहब, जहां पे बात की जा रही है इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, वो प्रोसीजर तो हम सब ने देखा कि लंदन में किस तरह से क्या फैसले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए, लेकिन जो ज़ाब्ता अखलाक इस वक्त वो लंदन में करें मीडिया या के लिए नैपशूट में बनाया बैठ के गया है, करें? इलेक्शन कमीशन की सूरज में जानिब बैठ से, के आप कर उसे लें। किस तरह से देखते हैं? क्या, सॉरी? जो ज़ाब्ता अखलाक मीडिया के लिए बनाया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अच्छा आप जी, क्या कह रहे हैं इस हवाले से? मीडिया के लिए इस दफ़ा तो मैं नहीं समझ रहा कि हमें उस तरह एक्सेस होगी। हमें आज के दिन तक, हम टैलेंट न्यूज़ से, मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमें आज के दिन तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारी एक्सेस कार्ड नहीं मिले। ये लाहौर के किसी को भी लाहौर के किसी जर्नलिस्ट को अभी तक एक्सेस कार्ड नहीं मिले, जबकि इलेक्शन से 8-10 दिन पहले हमें ना सिर्फ वो कार्ड मिलते हैं, हमें तमाम जितने फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स उनसे मुतारफ़ कराया जाता है। हमारे जिन रिपोर्टर्स ने कवरेज करनी होती है उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है इलेक्शन कमीशन वो का, हो गया मेरे ख्याल। और नहीं हुआ अभी हमारे नहीं हुआ, लाहौर में नहीं हुआ, रिपोर्टर कुछ गए थे, हाँ, लाहौर में अभी ऐसा नहीं हुआ, और उनको अभी तक गाइडलाइन नहीं दी गई कि किस तरह करना है। इससे मुझे जो एक परसेप्शन पैदा हो रही है कि इस दफ़ा हमारे इंतखाबात के अंदर जो मीडिया है उसकी उस तरह एक्सेस नहीं होगी जो लोकल मीडिया है। इंटरनेशनल मीडिया को शायद ये एक्सेस थे, माजी में भी 2018-2013 भी हमारे साथ ये मसाइल पेश आए थे कि हमें पोलिंग बूथ तक वहाँ पे एक्सेस नहीं दी गई थी पाकिस्तान के मीडिया को, जबकि इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस दी गई थी। मैं ये समझता हूँ कि शफाफियत अगर बरकरार रखनी है तो जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो मीडिया है, उनको आपको एक्सेस देनी चाहिए अंदर। दूसरा ये है कि इस दफ़ा एक नया सिस्टम ये मुतारफ़ करवा रहे हैं, आरटीएस और आरएमएस ईएमएस करवा रहे हैं, एक नया सिस्टम आरएमएस और आरटीएस से आगे जाके। अब उस सिस्टम के ऊपर भी मेरा ख्याल है एक डिबेट बनती थी। अब इन्होंने मॉक किया है, तमाम आरओज डीआरओज के साथ इन्होंने उनका ट्रेनिंग सेशन किया है। अब उसके ऊपर कम से कम मीडिया को उस पर थोड़ा सा ब्रीफिंग बनती थी, उसमें बताया जाना चाहिए था कि ये सिस्टम किस तरह काम करेगा, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर इलेक्शन कमीशन ये क्लेम कर रहा है कि वो ऑफलाइन भी उसमें काम करेगा। अब ऑफलाइन का जो मैंने पूरा इलेक्शन कमीशन का स्टडी किया है उसके अंदर मुझे जो समझ आई है वो सिर्फ इतनी है कि लैपटॉप दे रहे हैं जो वहाँ पे इनके लड़के वो की ऑपरेटर होंगे, उनको लैपटॉप दे रहे हैं, और अगर वहाँ पे इंटरनेट की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होगी तो वो उसमें डाटा फीड कर लेंगे, जब इंटरनेट की एक्सेस होगी वो उसको ऑनलाइन कर देंगे, क्योंकि आरटीएस के अंदर तमाम डाटा जो है वो ट्रांसफर होता था हेडक्वार्टर में इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद, और इनका ये कहना है कि पूरे मुल्क का जब डाटा एक ही सर्वर पे आता था तो सर्वर उसमें हैंग हो गया था, सिस्टम बैठ गया था। अब इसको प्रोविंशियल लेवल पे उन्होंने डिवाइड किया है, और प्रोविंशियल से आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से सॉरी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये सारा डाटा देना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो ऑफलाइन वाली ऑप्शन है इससे इबहम पैदा होगा, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगेगा कि ये सिस्टम बैठ गया या इस सिस्टम को मिसयूज़ किया गया। ठीक हो गया जी। इलेक्शन से पहले कई एतराज़ात जो है वो सामने आ रहे हैं, कई इबहम और कई चीज़ों का जिक्र भी किया जा रहा है। इन चीज़ों को किस तरह से दूर किया जाए तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं इस्तीफ़ों के हवाले से। मुअज़्ज़ज़ अदलिया की अगर बात की जाती है तो हम ये देखते हैं कि इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का इस्तीफ़ा आ गया, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। आज लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी शाहिद जमील साहब ने भी अपना इस्तीफ़ा दिया है। इस्तीफ़े की वजह क्या रही इसको भी जानते हैं, और बतौर अगर जज देखा जाए तो अभी उन्होंने रिटायर नहीं होना था, अभी तो 2029 तक उनका टाइम पीरियड था, लेकिन उससे पहले इस्तीफ़ा दे दिया गया। और उस इस्तीफ़े में उन्होंने जिस तरह से अल्लामा इकबाल के अशार को कोट किया है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, कई सवालात इस वक्त पूछे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है और ये इस्तीफ़ों की वजह क्या हो सकती है। इससे पहले एक जज छुट्टियों पे जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा सके, उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया। फिर इसी तरह से इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जो जज थे उनका भी एक फ़ैसला वो भी सामने आया। तो कई फ़ैसलों पे भी एतराज़ात किए जा रहे हैं और कई जगहों पर इस्तीफ़ों के हवाले से सवालात भी पूछे जा रहे हैं। निशात साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, वहाँ कई पैदा हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आप उसे किस तरह से कंक्लूड करेंगे ताकि मैं आज़म साहब की तरफ बढ़कर
जजेस के इस्तीफे पे बात कर सकूं। ये नहीं, मैंने नहीं बोलना। नहीं, आप भी बोलेंगे जनाब, आप भी बोलेंगे। देखिए ये जो थोड़ा सा इबहाम वाली कोई चीज़ नहीं है। जो ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट है ये है कि अगर इंटरनेट फैसिलिटी ना उन वक्त अवेलेबल हो तो वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो इस लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं, जब ये डिज़ाइन किए जाते हैं, जिस तरह हमारा नादरा का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपके लिए ये मुश्किल होता है कि आप उसकी कोई इंट्रूजन कर सकें, ये असल में वो जो RMS जिसकी जिक्र किया था ना, RTS के बैकएंड पे जो सिस्टम था, एक जो इलेक्शन कमीशन और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दरमियान था, जो RTS था वो रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान था। ये उसी को उन्होंने डेवलप करके इंप्रूव किया और ये बात दुरुस्त है कि इसको सेगमेंटाइज कर दिया गया। बेसिकली पहले ये होता था कि हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और हर शख्स फीड कर रहा था डेटा और वो एक सर्वर में। अब ये कर दिया गया कि जो उसको सेगमेंटाइज करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाकर रिटर्निंग ऑफिसर तक ले आए और एप्लीकेशन बना के जो उसकी जो फीडिंग है वो दो तरह से है। एक ये कि आप डायरेक्ट नामों के साथ जो कि वहां मौजूद होंगे अपने वोट्स डालेंगे, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो करेगा, प्लस वो इमेज जो है उसका, जो उसके पास फॉर्म होगा उसको इमेज करके वो पहुंचाएगा, वो रिटर्निंग ऑफिसर के उसमें दफ्तर में भी आएगा, इलेक्शन कमीशन भी जाएगा। सो इसलिए उन्होंने इंप्रूव किया है उस सिस्टम को ताकि उसको उसके अंदर प्रॉब्लम उस तरह से ना आए जिस तरह की 2018 में सिस्टम बैठने की आई थी। लेकिन हमने ये जो 5वीं दफा जब इन्होंने किया था उसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे मामला आए थे जिसको उन्होंने एड्रेस किया है। सो अपनी तरफ से वो उनका ये ख्याल है कि ये जो सिस्टम है, चूंकि मैनुअली इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए उन्होंने इसको रखा है। इसके जरिए वो चीजें कलेक्ट करेंगे, बट अदरवाइज भी जो पहले का निजाम है, जो मैनुअल निजाम है, वो भी अपनी जगह साथ साथ काम करता रहेगा। सो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा। ठीक। आजम चौधरी साहब, जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं। आज हमने देखा एक और जज उनका इस्तीफा सामने आया और उसमें बाकायदा अल्लामा इकबाल के कुछ अशार भी लिखे गए, कुछ मैसेजेस भी दिए गए। इस्तीफों का ये सिलसिला क्यों स्टार्ट हो गया? कोई प्रेशर है? क्या बात है? क्या कैसे देखते हैं आप इसे? देखा, सुप्रीम कोर्ट के जो इस्तीफे आए थे उस पर तो हम खासी बहस कर चुके हैं। आज का जो जस्टिस शाहिद जमील साहब का इस्तीफा है जी, ये बड़ा मानी खेज है। उन्होंने अल्लामा इकबाल की एक नज़म, उसमें 3 उसके अशार इस्तीफे के ऊपर लिखे हुए हैं। उसमें एक शेर है उनका जी, इकबाल यहाँ नाम न ले अलम खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। मैं समझता हूँ इस शेर के अंदर उन्होंने तमाम पूरा जो किस्सा है ना वो समो दिया। इससे समझ आ जाती है कि वो किस किस्म के हालात से गुजर रहे थे, कौन सा उनके ऊपर कोई नादीदा दबाव था कि उन्होंने ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया बल्कि अपने इस्तीफे के ऊपर वो इनकलाबी अशार भी दर्ज किए कि जो समझने वालों को समझ आ गए हैं कि ये किस तरफ जा रहा है निज़ाम। मैं समझता हूँ कि ये हमारे पूरे अदालती निज़ाम के ऊपर, हमारे सियासी निज़ाम के ऊपर एक तमंचा है आज का इस्तीफ़ा, और ऐसे इस्तीफ़े बिला वजह इस तरह मंजूर नहीं किए जाने चाहिए। जो उनके आला हुकाम में अदलिया के, उनको उसको प्रोब करना चाहिए और उसकी वजूहात भी पता चलनी चाहिए कि इन्होंने क्यों रिज़ाइन दिया। दूसरी बात यह है, जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, उनके जो अशार हैं उनसे मेरा अपना एक अंदाज़ा है कि शायद वो तारीख के स्याह पन्नों के ऊपर अपना नाम नहीं लिखवाना चाहते थे, जो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। शाद अली साहब, आप इस इस्तीफे को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए ये काफ़ी सीरियस एक मैटर है कि जहाँ पर अदलिया की जानिब से, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से इस्तीफ़ों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं अभी कोई जब तफसीलात दूंगा तो चौधरी साहब को अफसोस होगा कि उन्होंने स्याह पन्ने की बात क्यों कर दी थी। जी जी, देखिए, मेरे जो नाकस मालूमात हैं उसके मुताबिक ये मामला सितंबर से शुरू हुआ था जी। जब ये इस्तीफ़ा आया, और जिस तरह ये शेर से मरूब हुए हैं चौधरी साहब, मैं भी हुआ था। और मैंने जब प्रॉप करना शुरू किया, क्योंकि मेरे इल्म में कुछ बातें हैं ऐसी कि लाहौर हाई कोर्ट के भी 5-4 जजेस ऐसे हैं जिनके बारे में ये ख्याल है कि उनके खिलाफ, आपको याद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जिन जजेस के खिलाफ मेरे पास दरखास्तें आई हुई हैं उनको हम प्रॉप कर रहे हैं जी। तो मुझे ये लगा कि शायद इस तरह का कोई मामला है। मैंने उसको प्रॉप करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि नहीं, जो मेरी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उनका नाम उन लोगों में नहीं है। अलबत्ता ये मामला सितंबर में शुरू हुआ था और वो काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे, टू एन एक्सटेंड, कि आज से कुछ अरसा कबल वो अपनी पेंशन भी बनवा चुके थे क्योंकि वो रिज़ाइन करना चाहते थे। जो पेंशन की बात आई थी कुछ अरसा कबल, जब पेंशन बनवाने, वो गाड़ी के मुतल्लिक भी इंफॉर्मेशन के मैंने जो साथ लेके जानी है, जो भी मामला, वो ये इस प्रोसेस में थे। तो कुछ सहाफ़ियों को उसका इल्म हो गया, तो कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे बात की कि आप क्या कर रहे हैं, क्या मामला है, कोई मामला ऐसा वैसा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं जो है ना, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। ये इतलात इस तरह की आ रही हैं कि उनके साथ ये हुआ था। एक आध दफ़ा उन्होंने रजिस्ट्रार को भी बुलाया लाहौर हाई कोर्ट के, और उनके इख्तलाफात थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ। ये वहाँ पे कुछ लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें ये मामला थे।
एक और जो इन्फॉर्मेशन बड़ी अहम है वो ये है कि ये ना गुज़िश्ता इस्टेब्लिशमेंट जो थी उनके एक बड़े नामवर आदमी के कज़न भी हैं, और कुछ ऐसे मामलात थे जो मोहम्मद खान भट्टी साहब जो थे उनकी जो ऑडियो आई थी, बाज़ लोग कहते हैं कि जो उन्होंने एक जज के साथ जो कहा था ना 2 जजेस और जिनकी जिम्मेदारी उनके पास है, उनमें शायद इनका भी नाम था, लेकिन ये कोई ऐसी मामलात इस तरह से नहीं है। मामला सिर्फ ये था कि वो बेसिकली इनकम टैक्स एक्सपर्टीज़ के साथ उनका मामला है, उनको काम नहीं करने दिया है, उनसे केसेस वापस भी लिए गए थे। 1-2 दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस पे उन्होंने शोर भी किया, और मेरी इतलात के मुताबिक बहुत अच्छी शोहरत के। वैसे अगर आप बात करेंगे, जब आप वहाँ पे लोगों से बात करें या जो हाई कोर्ट का अमला है उनसे बात करें, वहाँ के लोगों से बात करें, तो कहते हैं बहुत अच्छी शोहरत के आमिल वो जज साहब थे, और उनको सिर्फ मसला जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक सिर्फ यही था कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, उनसे केसेस वापस ले लिए जाते थे, और इस तरह की चीज़ें आती थी जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती थी। यही बात अगर उनके शार को देखें तो जो बात आप कर रहे हैं काम नहीं करने दिया जा रहा, वही वो कह रहे हैं। हाँ, तो वो कौन से ऐसे हालात थे? देखें बात यह है शाह साहब, अगर कुछ काबिल लोग जुडिशरी के अंदर मौजूद है, उन्हें काम करने से कौन रोकता है, क्यों रोकता है? एग्जैक्टली इसी तरफ आने लगा था कि जो चौधरी साहब ने बात की है ना कि जब इस तरह देखो ना अच्छी शोहरत का हामिल जज हो और उसका कैरियर है आगे, दे दे, उसका कैरियर है अभी 2029 में उन्होंने रिटायर होना है, तो फिर वाकयातन इस तरह की चीज को प्रॉप किया कि कौन सा वो प्रेशर है। जजेस पे कोई प्रेशर नहीं होता, जजेस जो है वो उनके ऊपर कोई प्रेशर का कोई तुक नहीं है, कोई जवाब नहीं है, हो तो फिर उसकी प्रॉप होनी चाहिए कि क्यों है। सो ये इनका भी इस्तीफा कबूल नहीं होना चाहिए, और उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई क्या मामलात हैं, क्यों ऐसी वजह बनी कि ये बात दुरुस्त है कि अच्छी शोहरत के हामिल लोग जो होते हैं वो असासा होते हैं कौम का। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं एक साहब को उन्होंने खुद कहा कि जी मुझे जो है इससे बेहतर है कि मुझे तो चूंकि काम नहीं, मैं कौम की खिदमत नहीं कर पा रहा, तो मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। मुझे लगता है ऐसे कि मैं जो एक होता है ना इंसान की अपने अंदर भी एक होती है कि यार मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे काम नहीं करने दिया तो वो बंदा मिसफिट फील करता है, और वो चीज़ों को कि मैं जिस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ वो कर। तो इस तरह का जो मिजाज मुझे, जो मेरी इतलात मुझे मिली हैं, जो मैंने अपने ज़राए से इकट्ठी की हैं, उसके मुताबिक यही उनका मसला था जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन। शाह साहब ने ना 2 हवाले इसमें दिए हैं, देखो मैंने भी चेक किया। एक तो हवाला था किसी की रिश्तेदारी से, जो साबका एस्टेब्लिशमेंट थी उनके किसी करीबी से। रिश्तेदारी होना मैं नहीं समझता, मैं वैसे किसी की भी हो सकती है रिश्तेदारी। तो दूसरी बात, मोहम्मद खान भट्टी की एक वीडियो सामने आई थी, उस मोहम्मद खान भट्टी ने जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे उनके और उनके बेटों के हवाले से गुफ्तगू की थी, लेकिन 2 जजों के हवाले से उसने सिर्फ इतना कहा कि मेरे वाकफ हैं। नहीं, उसने कहा जी मेरे वाकफ वो उनकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ली हुई है। इस तरह की नहीं, उसमें वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, उसमें उसने ये नहीं कहा कि इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, इनके कोई किरदार के ऊपर नहीं उठाई। और इसी तरह हमारे जो कोर्ट्स को डील करते हैं, हमारे जर्नलिस्ट और जो वकील हैं, उनसे जब राय लिया, उनकी भी यही राय थी कि ये क्रेडिबल आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है, और इनका आगे कैरियर था, और 11वें नंबर पे ये फाल कर रहे थे लाहौर हाई कोर्ट में, और इनका जो रिजाइन है ये इस वक्त बड़ा मानी खेज है और मौजूद बहस है अदलिया के अंदर, वकला के अंदर। मैंने ये कहा था मुझे इस तरह की मालूमात थी, इसी वजह से मैंने प्रॉब किया कि क्या वजह बनी कि भाई ये उन मालूमात की वजह से ये 2-3 चीजें इकट्ठी हुई थी ना कि चीफ जस्टिस भी करवा रहे हैं इंक्वायरी, 4-5 जजों के नाम, क्या उनमें नाम है कि नहीं है, उनमें मेरे सोर्सेज कह रहे हैं उनमें नाम नहीं है, बट अदरवाइज यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब करने से पता चलता है ना कि जो बातें वहां से आती हैं उसकी बेस पे ये था। आज़म साहब, यहाँ पर जहाँ पे हम बात कर रहे हैं केसेस के हवाले से, तो हमने देखा था कि कुछ मुतनाज़ा फैसले भी हुए हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत की जाती रही है, उनको किस तरह से देखते हैं। और कुछ खबरें जो हैं वो सहाफ़ी हलकों में ये भी पाई जा रही हैं कि एक किसी और जज का इस्तीफ़ा भी आ सकता है। ये खबरें जब सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफे आए थे उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि इस्तीफे आ रहे हैं, और हमने उसको इतना सीरियस नहीं लिया था। मैंने कहा था कि ये इस किस्म की रूमर्स है, इस्तीफे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप देखें इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। अब ये वाला इस्तीफा जो है ना, इसने तो एक दफ़ा सारे जो क्यासराइयाँ थी उसको उल्ट पुलट कर दिया, क्योंकि इन जज साहब का किसी भी कंट्रोवर्सी में नाम नहीं आ रहा था, और वो जिस तरह उन्होंने इस्तीफा दिया है, साथ उन्होंने अशार लिखे हैं, उसमें वो बड़ी सख्त बातें कर गए अपने अशार के अंदर। तो लिहाजा अगर इस वक्त कुछ जज ऐसे हैं जिनके फैसलों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जिस तरह कहा भी नहीं है, जिस तरह वो हुमायूं दिलावर थे, आज तक उंगलियां उठ रही हैं। अबुल हसनात है, आप देखिएगा, डिस्कस होते रहेंगे, बिल्कुल होते रहेंगे। जज बशीर साहब है,
4 वज़ीर आज़म के खिलाफ ये तो बड़े नमाजी परहेजगार थे, हम सुना करते थे पिछली 2018 के बाद हम सुनते थे बड़े 4 वज़ीर आज़म के खिलाफ ये फैसले दे चुके हैं। हमारे एक साथी अब दोस्त पता नहीं बताते उनकी क्योंकि रिटायरमेंट आ रही है, वरना 5वां भी खा जाते हैं वो वज़ीर आज़म, लेकिन 4 तो वो ले गए हैं। लेकिन वो 2018 में बहुत अच्छे जज थे, बस ये ध्यान रखें। अब देखें ना, ये पसंद नापसंद वाली बात है ना। मैं तो नहीं बात कर रहा पसंद नापसंद, मैं तो कह रहा हूँ 4 वज़ीर आज़म खा गए। अच्छा जी, अब ये एक तरफ ऐसे जज है जिनकी क्रेडिबिलिटी है और जिनकी जुडिशरी के अंदर इज्जत है, उनके फैसलों की भी इज्जत है। जज कहते हैं जज नहीं बोलता, जज के फैसले बोलते हैं। अब जिनके फैसले बोलते हैं वो इस्तीफे देने पे मजबूर हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की अदलिया का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर ये निज़ाम कैसे चलेगा? अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि आपके अदालती और आपके सियासी निज़ाम पे ये तमंचा है ऐसे जजों के इस्तीफे, और ऐसे जजों के इस्तीफे कबूल नहीं होने चाहिए। आपकी जो हायर जुडिशरी है उसको इसको प्रोब करना चाहिए और इनके इस्तीफे मंजूर ना करते हुए इन्हें दोबारा काम पे जो है वापस भिजवाना चाहिए। निशात साहब, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बताया जा रहा है कि ये सियासी फैसले तो करते नहीं थे जज साहब, और ये मफादात आमा के हवाले से ही फैसले इनके आए हैं, और किसी सोसाइटी से रिलेटेड कोई फैसला भी है जिस पर बात की जा रही है कि शायद कोई फैसला ऐसा किया गया जिसके बाद ये इस्तीफा आया। इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, मैंने आपको जो मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की थी, मैंने बताया ना कि इनकम टैक्स की स्पेशलिटी थी, और जो देखिए किसी सोसाइटी का फैसला हो ना हो, फैसलों पे इख्तिलाफ भी होता है, कुछ लोगों को पसंद भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि देखिए जो गुफ्तगू चौधरी साहब ने कर दी है ना, यूं समझ लीजिए कि ये हरफ आखिर है कि भाई एक अच्छी शोहरत का हामिल जज, फर्ज करें उसको किसी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो सुपीरियर जुडिशरी है उसने पीछे खड़े होना और उन्होंने उसको स्टैंड लेना और उनकी लिबर्टी करनी है। ठीक है आजम साहब, लास्ट पे जाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा था कि सिर्फ इस्तीफों से बात नहीं बनेगी, जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए। ये ताने बाने मिलते हैं कुछ? मरियम साहबा की डिमांड पे तो सारे मुल्क का एहतसाब हो रहा है इस वक्त, और क्या चाहती हैं वो? उन्होंने जो चाहा, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई इमरान खान को हो गई, जिस तरह मरियम साहबा को हुई बुशरा बीबी को हो गई, जिन जिन जजों का उन्होंने नाम लेकर मुतालबा किया वो सारे जुडिशरी से बाहर चले गए हैं। अब मरियम साहबा और क्या चाहती हैं? वो क्या चाहती हैं कि पाकिस्तान में यहाँ पे कोई भी ना रहे काम करने के लिए, जिनको जो उनको पसंद हो वो रह जाए, जिनके फैसले उनकी फेवर में है वो रह जाए, जिनके फैसले उनको पसंद नहीं है वो घर चले जाए। निशात साहब, इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता, ये गुफ्तगू का कोई वो नहीं है। इदारे जो हैं उनको इस तरह से ना काम करने, टारगेट करती रही है। यहाँ पे हर बंदा, हर सियासतदान अपने अपने वक्त के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक टारगेट करता रहा है। किसको नहीं टारगेट किया गया? ये अभी तो प्रॉब हो रहा है कि FIA का ये जो कंपेनें चलाई गई हैं उस पर प्रॉब हो रहा है ना। काजी फाइज चीफ जस्टिस के खिलाफ भी चलाई है, उससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ भी चलाई थी, ये प्रॉब हो रहा है ना। तो जिसका जो दिल करता है वो क्या लेता है। बल्कि हमारे जो साफी दोस्त गए थे सुप्रीम कोर्ट, उनको भी वो FIA ने नोटिस दिए थे, उन्होंने कहा कि जनाब चले इनको छोड़ें या इनसे बात करेंगे कि ये क्या मामला है, मेरे खिलाफ को बात करता तो करता रहे। ये शायद उनकी आला ज़र्फी को कहते हैं कि ये मुझे क्रिटिसाइज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए कि अगर किसी ने किसी का नाम लिया है या किसी ने कोई ख्वाहिश का इजहार किया है, उसके बिहाफ पे कुछ चीज़ें तब्दील होती हैं, ये सिस्टम की कमज़ोरी नाकामी होती है। इदारों को अपनी जगह पे स्टैंड लेना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जितनी जो बराह रास्त नशरियात मैंने देखी हैं, चीफ जस्टिस साहब जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो कहते हैं कि अगर ये फायजा की जिम्मेदारी है, फायजा को ये निभानी चाहिए, वो सीट पे आके बैठी हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और भाग ना जाएं कि भाई ऐसे ही मैंने आज ये कह दिया, कल वो कह दिया, परसों मैं घर चला गया, मैंने आज ये ना करें। इदारों के जो सरबराहान हैं या इदारों के चलाने वाले जिम्मेदारान हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाकर आगे चले। इदारे जिम्मेदारी निभाएंगे, सब अपनी अपनी जगह जिम्मेदारी निभाएंगे, तो फिर ये किसी को कहने का इस तरह का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर खत्म हुआ। चलता अब ये देखते हैं कि इस इस्तीफे के हवाले से मजीद पेशरफ्त होती है, इस्तीफा कबूल होता है, नहीं होता है, या मजीद आइंदा आने वाले दिनों में वाकई में कोई इस्तीफे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। मेरे मुअज़्ज़िज़ पैनल को, अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।